नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम सवालों के शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है निवेश से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन आपको है, कोई एडवाइस आपको चाहिए, हर तरीके की गाइडेंस के लिए योर मनी शो है आप सभी व्यूअर्स के लिए। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसके अलावा अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आप अपने सवाल हमें फेसबुक और एक्स पर हमारे इस CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं, #आस्क योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आमतौर पे हम हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को शो में शामिल करने का पर्पस रहेगा और इसीलिए बिना देरी के व्यूअर्स से बातचीत करते हैं, उनके सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। पहले व्यूअर हमारे साथ जो मौजूद है वो है सुमित रावत, सवाल पूछने के लिए। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सुमित आप सुन पा रहे हैं? सुमित अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए बाद में कनेक्ट करेंगे सुमित से दोबारा, अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक और व्यूअर है हमारे साथ गुजरात से, धनसुख प्रजापति। धनसुख जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा अभी SIP चल रहा है 42,000 का, जो ऑलरेडी मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है। ओके। और मैम मेरा जो टारगेट है 10 इयर्स में 1 करोड़ का, तो क्या ये पॉसिबल है यही पोर्टफोलियो से? कितने इकट्ठा हो गए हैं अभी आपके पोर्टफोलियो में? 11 लाख। ओके, पूछ लेते हैं मंथली हेमंत जी का सजेशन क्या रहेगा। बिल्कुल, आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं हमारे पास, सवाल पूछ लेते हैं। आपने जैसे कहा कि 42,000 की सिप चल रही है, 11 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 1 करोड़ का लक्ष्य है आपका 10 सालों में, करेक्ट? तो अगर कोई पोर्टफोलियो चेंज करना है तो भी प्लीज मुझे एडवाइस करिएगा। डेफिनेटली, बिल्कुल करेंगे। और पहले मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ हेमंत जी। इनके पास लगभग 8 म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां पर 2,500 से लेकर 10,000 की इनकी सिप चल रही है। 10,000 रुपये महीने डाल रहे हैं ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी में, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में 5,000, देन 5,000 डाल रहे हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। इसके अलावा 7,000 है इनके SBI कॉन्ट्रा में, देन अगेन 5,000 पर मंथ इन पराग परिक फ्लेक्सी कैप, 2,500 पर मंथ ईच निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया कंजम्पशन में डाल रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 11 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या 1 करोड़ का लक्ष्य लाइकली है 10 सालों में इस इन्वेस्टमेंट से? प्लस जैसे इन्होंने कहा क्लियरली, फंड में अगर बदलाव की जरूरत है पोर्टफोलियो में तो वो भी करेंगे। ये बताइए सजेशंस आपके क्या रहेंगे। जी दीपाली, देखिए इनके सवाल में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा इन्होंने कहा, पहला कि ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा जो मैं देख रहा हूँ उनकी जो SIP है 42,000 की, वो उसमें 8 फंड्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें कंसोलिडेट करने की जरूरत है। बट हम शुरुआत करते हैं इनके जो लक्ष्य से, कि वो लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। यहाँ पे हम 12% का रिटर्न मान के चल रहे हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि 42,000 की इनकी SIP है और इन्होंने अभी तक जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है वो करीब 11 लाख है। तो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, अगर हम 12% की रिटर्न मान के चले तो करीब 1 करोड़ 35 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उनको अपना कॉर्पस अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 10 साल का समय है उसमें बिना किसी रुकावट के इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना होगा। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि इनके पास 8 फंड्स हैं। डेफिनेटली जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा कंसोलिडेट करें। तो जो इनके जो एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं, कुछ उनमें से 3 फंड आप रख सकते हैं, लेकिन अमाउंट में हमने थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि जब आपको फंड्स कम करने हैं तो आपको जो पैसा है वो रीअलोकेट करना होगा। तो जो एग्जिस्टिंग फंड जो रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप जिसमें 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और निपॉन मल्टी एसेट फंड में 7,000। तो ये 3 फंड्स हैं जो इनके पास ऑलरेडी हैं। हमने सिर्फ अमाउंट में थोड़ा बदलाव किया है कुछ जगह पे। तो न्यू फंड्स मैं चाहता हूं कि 2 अपने फंड नए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। उसमें एक है स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप, जहां पे आप 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड
जो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें 7,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के जैसे हम देख सकते हैं कि 42,000 हम सिर्फ 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने में हमने क्या किया, हमने देखा कि वो फंड्स पोर्टफोलियो में होंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो तीनों मार्केट सेगमेंट है जिनमें इनको एक्सपोजर मिलना चाहिए वो इन फंड से इनको मिल रहा है। तो ये कुछ बदलाव है और जैसे मैंने कहा डेफिनेटली टारगेट पूरा होगा। और अगेन मैं कहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपके पास 10 साल या उससे ज्यादा का समय है तो कोशिश कीजिए, जब आप 42,000 आज इन्वेस्ट कर सकते हो तो कोशिश करने से आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप कीजिए थोड़ा, ताकि और बड़ा कॉर्पस आप बना सकें। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। और रही बात जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास आप पहुंच पाएंगे। 1 करोड़ का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उसके बियॉन्ड ही आप एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। डेफिनेटली बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, नोट कर लीजिए। हालांकि हेमंत जी ने बताया, लेकिन मैं समाप्त कर देती हूँ। अगर कोई पॉइंट आपने मिस किया तो नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया कंजम्पशन, ये वो फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है। पोर्टफोलियो नया कैसा होना चाहिए आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 डालिए, पराग पर फ्लेक्सी कैप में 10,000 डालिए, 8,000 बंधन स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में 7,000, देन 7,000 अगेन इन आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में। अच्छा हेमंत जी, इन फ्यूचर अगर ये कुछ एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं या फिर कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं दीपाली, मुझे लगता है इनको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अनलेस अमाउंट इसको डबल वगैरह करना हो तो बात अलग है, बट अगर 10-15 हजार इनको बढ़ाना है, जैसा हमने कहा भी कि आप स्टेप अप जब कर रहे हैं तो उन्हीं फंड्स में कीजिए। क्योंकि हमने ये जो इनको जो सजेस्ट किया है अभी, और अगर ये उस पर अमल करते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स हैं और इनमें तीनों सेगमेंट में जिस तरह का एक्सपोजर किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का होना चाहिए वो इनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसी प्रोपोर्शन में जब आप बढ़ाएं तो इसी प्रोपोर्शन में जो ओरिजिनल एलोकेशन है उसी प्रोपोर्शन में अगर आप बढ़ाते रहे, आई थिंक पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। अबुल कलाम झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। अबुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग सर। मेरा पोर्टफोलियो हम भेजे है सर। मेरा क्वेश्चन है, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, कोई चेंजेस का जरूरत है या नहीं? और पोर्टफोलियो में मेरा लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैप है, तो क्या अलग से मल्टी कैप रखना चाहिए? और पोर्टफोलियो में 2 लार्ज एंड मिड कैप है, तो उसमें कंटिन्यू करूँ या एक निकाल दूँ, या अगर निकालना है तो फिर कौन सा निकाल दें? और हर साल सर एलटीसी जी 1.25 या जब 1 लाख था उस टाइम हम बेनिफिट लिया हूँ और दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर दिया हूँ। वो करने से क्या कंपाउंडिंग में कोई नुकसान होता है? ओके, ये ओके। और मेरा गोल है आफ्टर 6 years 10 लाख फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन और आफ्टर 11 years 50 to 60 के SWP के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। आमतौर पे लोगों को उस तरह का कंफ्यूजन होता है। हेमंत जी, आपने सुना भी जो इनका पोर्टफोलियो है वो मैं सम कर देती हूँ। 13,000 की सिप चल रही है, 44 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 लाख इनको चाहिए 6 साल बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए, 11 साल बाद इनको 50 से 60,000 की निकासी करनी है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। फिलहाल 2,000 कोटक लार्ज एंड मिड कैप आईसीआईसीआई प्रू फोकस लिक्विडिटी में 2,000, देन अगेन 2,000 ही डाल रहे हैं एसबीआई लार्ज मिड कैप में। सिमिलर अमाउंट जाता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और इन्वेस्ट को स्मॉल कैप में पर मंथ। देन 1,000 3 फंड्स में कोटक मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी मल्टी कैप में इन्होंने लमसम 3.5 डिप्लॉय किए हुए हैं। बताइए सिचुएशंस। जी देखिए, सबसे पहले इनका गोल देखते हैं कि अचीव होगा कि नहीं। जैसा इन्होंने कहा कि इनके 2 गोल्स हैं और 6 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए इनको करीब 10 लाख का अमाउंट चाहिए। तो देखिए, अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 की इन्वेस्टमेंट है जो वो 8 फंड में कर रहे हैं। उसमें भी कंसोलिडेशन की जरूरत है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट हम देखते हैं कि अभी इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे एलोकेट करें। तो 10,000 की जो SIP है वो अगर ये कंटिन्यू करते हैं अगले 6 साल तक तो इनका जो टारगेट है वो 10 लाख का वो पूरा हो जाएगा। दूसरा जो गोल है, इन्होंने कहा कि 50 to 60,000 उनको पैसा निकालना है SWP से। तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि अगर ये 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाए तो आई थिंक आराम से वो पैसा निकाल सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमें देखना होगा कि वो कैसे पहुंचेंगे। 2 चीजें हैं यहाँ पे। इनका जो अभी एग्जिस्टिंग कॉर्पस है वो करीब 44 लाख का है।
वो अगर कंटिन्यू करता रहे और वो 12% से अगर वो बढ़ता रहे, तो आई थिंक इनका जो कॉर्पस है वो करीब 11 साल के बाद 1.53 करोड़ होगा, यानी 1 करोड़ 53 लाख, जो इनके टारगेट से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इनकी जो SIP है वो 13,000 की है, तो हमने यूज किया, उसको जो एलोकेट किया बच्चों के एजुकेशन वो के लिए, वो सिर्फ 10,000 था। तो अभी 3,000 की जो SIP है वो चलेगी पूरे 11 साल, राइट। और बाकी जो 10,000 की, जो 6 साल के बाद जब वो गोल पूरा हो जाएगा, तो और अगले 5 साल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें करीब उनको 20 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो 1.53 बनेगा इनकी एग्जिस्टिंग कॉर्पस की ग्रोथ से। उसके अलावा जो SIP कर रहे हैं उसमें 20 लाख और बनेगा। वो चाहे तो वो एग्जिस्टिंग गोल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अगर एडिशनल गोल हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनको गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। 13,000, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 8 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको कंसोलिडेट कीजिए। तो मेरे हिसाब से कुछ नए फंड चाहिए आपको, कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स। तो मेरी जो सलाह रहेगी आपको, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें एक आप लार्ज एंड मिड कैप फंड रखिए, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें आप 4,000 इन्वेस्ट करिए। एग्जिस्टिंग फंड है आपके पास कोटक मिड कैप, उसमें 3,000। एक और एग्जिस्टिंग फंड है आपका इन्वेस्को स्मॉल कैप, उसमें 2,000। और एक फंड और एग्जिस्टिंग आपके पास HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसमें 4,000। तो ये 4 फंड हैं जिनमें अपने आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्होंने पूछा कि वो मल्टी कैप फंड होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में। मल्टी कैप फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी कैटेगरी है। हमने यहाँ जो एलोकेशन की है, हमने कोशिश की है कि जिस तरह की एलोकेशन आपको मल्टी कैप में मिलती है वो यहाँ पे मिले। हाँ, इसके बाद क्योंकि आपके पास अभी भी लंबा समय है, अगर आप कोई भी एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना चाहें SIP के द्वारा, तो वो एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें। जो फंड में आप थे उससे अच्छे और फंड भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कोटक मल्टी कैप या तो फिर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, उनमें से कोई भी फंड जब भी आप अपना पैसा बढ़ाना चाहे उसको आप कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल पूछा दीपाली के, वो 1.25 लाख का जो कैपिटल गेन मिलता है टैक्स फ्री, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, ये अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो कभी हमें लगता है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कुछ पैसा बचा भी रहे हैं और जब आपने पैसा दोबारा से इन्वेस्ट किया और मार्केट अगर 3-4-5% ऊपर चला गया, टाइमिंग अगर आपकी सही नहीं और मार्केट लेवल अलग है, तो डेफिनेटली आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये कभी कभी काम कर सकता है, बट इन जनरल मैं डेफिनेटली इसके फेवर में नहीं हूं कि आप हर साल इसको इस तरीके से बुक करके दोबारा से इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपका टाइमिंग ठीक नहीं हुआ तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर। अकॉर्डिंगली आपको रणनीति बनानी है। आपके फंड्स जो हैं, जो पोर्टफोलियो है आपका, उसमें बदलाव डेफिनेटली बताए गए हैं। बहुत सारे फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा इस शो में हमारे एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं। छोटे पोर्टफोलियो से 4-5 फंड से भी इक्वली आप एक्सपोजर लेकर टारगेट को हासिल कर सकते हैं। ज्यादा फंड्स होने से ज्यादा बेहतर रिटर्न नहीं मिलेंगे, इसीलिए निकलने की सलाह है कोटक लार्ज मिड कैप, ICICI प्रू फोकस्ड, SBI लार्ज मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा से। नया पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, ये होना चाहिए। 4,000 डालिए ICICI प्रू लार्ज मिड कैप में, 4,000 HDFC फ्लेक्सी कैप में, 3,000 कोटक मिड कैप पर और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपए महीना। जो आप सिप कर रहे हैं, 10,000 की सिप लगभग लगेगी 6 सालों में 10 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए, और 6 साल बाद 13,000 की सिप लगेगी ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। पूरा कैलकुलेशन आपको अभी समझाया हेमंत जी ने। बात करते हैं अब सुमित की। इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। सुमित रावत ने 39 ईयर्स इनकी एज है, 22,500 की इनकी मंथली सिप चल रही है, और इनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो अभी 4 लाख है। 20 साल का लक्ष्य है 5 करोड़ का। ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड 2,500 रुपए महीना, निपॉन ग्रोथ मिड कैप 2,500, इनफैक्ट 2,500 ईच ही डाल रहे हैं ये लगभग 7 फंड्स में हर महीने। ये 7 फंड्स हैं ICICI मैन्युफैक्चरिंग, निपॉन ग्रोथ मिड कैप, मेरे एसेट स्मॉल कैप, कोटक लार्ज मिड कैप, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप, देन एक्सिस मल्टी कैप, एंड देन HDFC डिफेंस फंड है। ET मनी लॉन्ग टर्म या 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफी सारे इंडेक्स फंड्स रखे हैं अपनी लिस्ट में। जानना चाहते हैं ये फंड्स कैसे हैं, जिसमें HDFC के सारे फंड्स इन्होंने पिक किए हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और गोल्ड फंड। बताइए सजेशंस। शायद एक्सपोजर इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, इसलिए इन्होंने इतने सारे इंडेक्स फंड चुन लिए हैं, बट बातचीत हो पाती तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। मंजी, स्टिल क्या व्यू रहेगा आपका?
जी दीपाली देखिए, पहले हम इनके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि 5 करोड़ का टारगेट है, 20 साल का समय है इनके पास। अभी जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, अगर वो कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, 12% का रिटर्न मान के चलिए, तो करीब करीब 2 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस बनेगा डेफिनेटली। जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है। जितना वो कॉर्पस बनाना चाहते हैं और जितना वो बना पाएंगे, उसको पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि वो अपनी अगर एसआईपी को हर साल स्टेप अप करे। तो अगर वो 12% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करे, तो वो अपना 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। ये नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ये जो स्टेप अप है 12% का, ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो बहुत उनको अच्छे से प्लान करके करना होगा। नहीं अगर वो कर सकते, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको अपने टारगेट को रिवाइज करना होगा। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, देखिए इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसमें मैं देख सकता हूं कि 2 सेक्टर थीमेटिक फंड्स हैं, और ऐसे भी फंड्स हैं जिनमें अगर मैं कहूं कि उसी कैटेगरी में या पीयर ग्रुप में दूसरे ऐसे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस इन फंड से काफी अच्छी है। तो डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है, कंसोलिडेशन की जरूरत है। दूसरी बात, इन्होंने जो फंड चुने हैं अभी, मेरे हिसाब से वो शायद ये सोच रहे हैं कि इन फंड से निकल के इन फंड्स में जाए, इंडेक्स फंड जो किए हैं। 2 इश्यूज है यहाँ पे। सबसे पहला इशू है कि सारे के सारे फंड जो है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एज एन इन्वेस्टर हमें हमें कंफर्ट होता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड से, बट कंसिडरिंग कि हमारे पास इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे अच्छे फंड मैनेजर हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो डिफरेंट एक्सपर्टीज है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फिलोसफीज है फंड हाउसेस की, उसका आपको फायदा मिले। तो कभी भी एक फंड में इतना सारा पैसा आप मत लगाइए। तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि और एक चीज उन्होंने और कही है कि ये फंड जो उन्होंने चुने हैं, वो जहां से भी चुने हैं, ये रिकमेंडेशन उनकी उस महीने की मार्केट को देखते हुए हुआ है। ये कभी भी बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप लंबे समय 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज की मार्केट आप नहीं देखेंगे। आपको अपनी जरूरत देखनी है, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, अपना गोल देखना है। उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ना कि मार्केट में क्या हो रहा है उस हिसाब से। क्योंकि मार्केट, अगर हम इक्विटी की बात करें, तो मार्केट समय समय पे वोलेटाइल होगा, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म जो हमने देखा है कि मार्केट जो है हमेशा ऊपर जाता है। और दूसरी बात, हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। एक ही फंड के, एक ही म्यूचुअल फंड के सारे, इतने सारे फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। तो हमने, जैसा मैंने कहा कि टारगेट पूरा हो सकता है प्रोवाइडेड वो 12% का स्टेप अप करें। इनका जो पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि 4 फंड होने चाहिए इनके पास जो इनकी इन्वेस्टमेंट है अभी। एक नया फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें वो 5,000 इन्वेस्ट करे। इनके पास निपॉन ग्रोथ फंड है, एग्जिस्टिंग फंड है, जिसमें वो 5,000 का इन्वेस्ट कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है। ये नया फंड होगा इनके पोर्टफोलियो के लिए, उसमें 5,000 इन्वेस्ट करें। और एक अगेन कोटक मल्टी कैप फंड, जो उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो रिकमेंड, कि वो कोशिश करें, अगर चाहें तो वो उसको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें वो 7,500 इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के 4 फंड, 3 फंड में 5,000 की इन्वेस्टमेंट, और एक फंड में 7,500 की। इसमें हमने फिर से कोशिश की है कि आपको तीनों के तीनों मार्केट सेगमेंट में एक अच्छा सा एक्सपोजर मिले, और ये सारे के सारे फंड वो है जिनका कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ओके, तो सजेशन क्लियर है आपके लिए। डेफिनेटली आपको बदलाव करने की सलाह है, और आप सिर्फ 4 फंड्स रखिए। वो चारों फंड्स आपकी स्क्रीन पर है। इन्वेस्को लार्ज कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, बंधन स्मॉल कैप, तीनों में 5-5 हज़ार डिप्लॉय करने। कोटक मल्टी कैप लीजिए, यहाँ पर 7,500 रुपये आप डाल सकते हैं। ज़्यादा फंड्स होने से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा, ये सही बात नहीं है। यही अब से कुछ देर पहले हम दूसरे व्यूअर से जब बातचीत कर रहे थे तब कह रहे थे। तो बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टेड रहिए। सिर्फ आपको स्टेप अप करना पड़ेगा डेफिनेटली, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चलो वापस आते हैं।
देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और व्यूअर्स से करते हैं कनेक्ट और सवाल हमें भेजा है अगला अनंत ने ईमेल के थ्रू दिल्ली से। 48 इयर्स इनकी एज है, 5500 रुपए के महीने की एसआईपी ये कर रहे हैं। 1 लाख अभी इनके पोर्टफोलियो में इकट्ठा हुए हैं 15 सालों के नजरिए से। 2000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 1500 टाटा बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, 1000 एचडीएफसी मल्टी कैप एंड देन 1000 रुपीज एसबीआई गोल्ड फंड। सजेशंस बताइए प्लीज। जी देखिए, इनके पास भी काफी लंबा समय 15 साल। इक्विटी में जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो, जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास और जो फंड्स आपने चुने उनका आपको फायदा होगा। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी इनके बिल्कुल सही है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5500 है। 12% का रिटर्न अगर आप मान के चले तो 15 साल के बाद करीब तकरीबन 32 लाख का कॉर्पस बनेगा। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए 4 फंड, फिर से अगेन मुझे लगता है इतने फंड्स की जरूरत नहीं है उनको। इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको ऐसे फंड लेने हैं जो डिफरेंट सेगमेंट में आपको सही एक्सपोजर दे सके। तो मेरे हिसाब से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 2 फंड ही काफी रहेंगे। उसमें एक कोटक मल्टी कैप हो सकता है जिसमें वो 3000 इन्वेस्ट करें, और एक इन्वेस्टको लार्ज एंड मिड कैप जिसमें 2500 इन्वेस्ट करें। ये जो 2 फंड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड जो है आपको तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर देगा मिनिमम 25%, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे समय समय पे बदलेगा। और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें मिनिमम 35% जो है वो लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में, और बाकी जो है वो कुछ स्मॉल कैप में भी हो सकता है या फिर इन दोनों सेगमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। 4 फंड की जगह ये 2 फंड को आप कंसीडर कीजिए। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस सुधरेगी और आपकी ओवरऑल जो आप देखेंगे रिटर्न आपका बेटर होना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और 3000 डालिए कोटक मल्टी कैप में, 2500 डालिए इन्वेस्टको लार्ज कैप में। बाकी सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। 32 लाख के कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। फिलहाल आप इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं शुभम से। इन्होंने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। 29 साल इनकी उम्र है, 17000 के महीने की एसआईपी चल रही है और निवेश अवधि है इनकी 25 से 30 साल की। तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, अंडर 30 ईयर्स हैं, तो जल्दी ही शुरुआत की है। अब शायद इन्होंने पोर्टफोलियो भी बनाया है क्योंकि इन्होंने पोर्टफोलियो की वैल्यू तो मेंशन की नहीं है। फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6000 रुपए महीना, देन 4000 रुपए महीना है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में, 3000 बंधन स्मॉल कैप, 3000 एक्सिस मिड कैप एंड देन 1000 रुपीज मुतुल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने कहा कि 25 से 30 साल का इनके पास समय है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा इससे पहले सवाल के जवाब में कि इतना लंबे समय जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सही मायने में इक्विटी का जो फायदा है वो आपके पोर्टफोलियो को मिलता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। दूसरा, जब इतना लंबा समय है, और वो जैसे मैंने पहले भी बात की कि मैं फिर से इनको भी ये सलाह दूंगा कि कोशिश कीजिए, शुरुआत किया अच्छा है, लंबा समय दिया और भी अच्छा है, लेकिन स्टेप अप कीजिए ताकि आप और बड़ा कॉर्पस बना सके। पोर्टफोलियो में ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छे फंड है, बट 1-2 बदलाव की जरूरत है। एक तो इनके पास एक मल्टी एसेट फंड है, उसके अलावा एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड है जिसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता नहीं वो कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर को अगर ये डिसकंटिन्यू करना चाहें तो वो लगता है वो बेटर होगा। ये जो पैसा है वो आप पोर्टफोलियो में जो आपका मिड कैप में एलोकेशन है उसमें आप ऐड कीजिए, लेकिन मिड कैप कैटेगरी का जो आपका फंड है एक्सिस मिड कैप, उससे बेहतर फंड हो सकते हैं और भी। उनमें से एक अगर आप चाहें तो कंसीडर करें, वो है कोटक मल्टी कैप। तो कोटक मल्टी कैप में जो पैसा आप एक्सिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और जो 1000 आप गोल्ड एंड सिल्वर में कर रहे हैं, उनको मिला के 4000 आप कोटक मल्टी कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो फंड्स हैं और उनमें जो एलोकेशन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं शुभम आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लॉन्ग टर्म आप लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। आपको सलाह, एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, वो ये कि आप गोल्ड सिल्वर में जो आप 1000 रुपए डिप्लॉय कर रहे हैं, आप मिड कैप फंड्स में एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एक एक्सिस मिड कैप की जगह कोटक मिड कैप आप रखें वो बेहतर रहेगा। कोटक मिड कैप में उस केस में जो टोटल सिप है वो 4000 रुपए महीने के आसपास की हो जाएगी। तो थोड़े से बदलाव आपको इस सजेस्ट किए गए हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। मतलब 25-30 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन जो है इनका वो सही लग रहा है कि हेमंत जी। और दूसरा ये क्योंकि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब 25-30 साल काफी लंबे समय होता है, काफी फंड्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है। कोई भी पोर्टफोलियो में फंड कोई भी व्यूअर चुन रहा है, कितने टाइम बाद रिव्यू करे
कि रहना है उस फंड में या कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी है? एटलीस्ट कितना टाइम दिया किसी भी फंड को चुनने के बाद अपने पोर्टफोलियो में? जी दीपाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपकी जो कमिटमेंट एज एन इन्वेस्टर होती है वो इक्विटी से होती है, एज एन एसेट क्लास, फंड से नहीं होती है। आप अपनी पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट जो शुरू करते हैं वो कुछ फंड से शुरू करते हैं जो आपको लगता है कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आगे उनमें पोटेंशियल है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का उनका एलोकेशन है, पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, कितने कंसिस्टेंट है। लेकिन ये जो फंड्स आज अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि वो, अगर आप 20-25 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर जो आप करेंगे वो तक मेरा ये मानना है कि मॉनिटर आप कीजिए, हर 6 महीने या 1 साल में करिए आप, लेकिन इस मकसद से नहीं कि उसको बदलाव करना है। ये पॉसिबल है कि अच्छे से अच्छा फंड कुछ क्वार्टर, 4 या 5 क्वार्टर अच्छा ना करे, इसलिए नहीं कि वो फंड खराब है, बट कि इसलिए क्योंकि मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन होता है, हो सकता है जो सेक्टर में जो फंड इन्वेस्टेड है वो उस समय पे अच्छा नहीं कर रहे। तो आपको ये देखना है कि अगर फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या पोर्टफोलियो क्वालिटी खराब है या सेक्टर रोटेशन की वजह से नहीं कर रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए 4 से 6 क्वार्टर आपने इंतजार किया, उसके बाद भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली पीयर ग्रुप से फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब फिर आपको डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। मॉनिटर कीजिए, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है, बदलाव की नीयत से नहीं बल्कि ये देखने की वजह से कि अगर वो अंडर परफॉर्मेंस है तो क्यों है, और अगर जरूरत पड़े तो फिर डेफिनेटली आप तैयार रहिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप एक अंडर परफॉर्मिंग फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे वहीं उतना ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। याद रखिए, आपकी कमिटमेंट इक्विटी से है, फंड से नहीं है। फंड को आप रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? जी देखिए, मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, फिर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और इन्वेस्को मिड कैप, ये 4 फंड्स हैं। मुझे लगता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इनमें से कुछ फंड वो कंसिडर कर सकते हैं। तो कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये 4 चॉइसेस हैं हेमंत जी की तरफ से। थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए। योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।